नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दायरा बढ़ गया, हम 5 लोग हो गए हैं। बाबा की छुट्टी से वापस आ चुके हैं तो अब आपको थोड़ा सा और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलने की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी। हम बात करने वाले हैं बीजेपी की जो लिस्ट आई है, कैंडिडेट लिस्ट। 195 नामों की लिस्ट आई थी, लेकिन अब वो 194 हो गया है क्योंकि एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। उनका नाम है पवन कुमार, पवन सिंह जिसको बोलते हैं। कुल 195 में से 28 महिला हैं, 47 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। एससी उसमें 27 हैं, एसटी उसमें 18 हैं और ओबीसी जो है उसमें 57 है। मतलब सभी जाति, धर्म और कास्ट का ध्यान रखा गया है अभी तक की लिस्ट में। लेकिन बाबा, जो कहा जा रहा था कि कितने का टिकट काटा गया, करीब 34 केंद्रीय मंत्री रिपीट हुए, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ही। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी इतना डैम श्योर है इस चुनाव में कि वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप सीटों को, उम्मीदवारों का नाम काटने वाले थे, लेकिन वो इतना नाम कटा नहीं जो कटना चाहिए था। और आप अभी भी पॉपुलर चेहरों को लड़ा रहे चुनाव पे। एक मोदी जी का चेहरा तो है ही, लेकिन अभी भी पॉपुलर चेहरे ही आप भरोसा कर रहे हैं। जिन लोगों का नाम था कि कट सकता है, उनका नाम कटा ही नहीं। वो भोजपुरी की 4 स्टार हो गए। पहले खबर थी कि एक भी स्टार को नौकरी नहीं, मतलब टिकट नहीं मिलने वाला है। ये चुनाव जीतने का तरीका है कि भाई फेमस चेहरे को लड़ाओ, चुनाव जीतो, या आपको लगता है कि मोदी का चेहरा कहीं फीका ना पड़ जाए और ये सितारे अपने दम पर, ये विधायक, ये सांसद अपने दम पर चुनाव को जिता ले? आपको क्या लगता है? धन्यवाद अश्विनी। 3-4 बातें हैं। मेरा मानना यह है कि किसी एक व्यक्ति या एक मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आपको कई जगह से कई तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। तो ये मान के चल लेना कि सिर्फ राम मंदिर है या सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम है, एक मुद्दा और एक ये चेहरा, इस पर हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। एक इंटरनल जो आपकी हवा जो चलती है उसका एनालिसिस भी होता है। तो सिर्फ ये कहते ना कि बीजेपी की हवा है और बीजेपी 370 सीटें या 400 सीटें जीत जाएगी, इसका मतलब कोई चुनाव ना लड़े और मोदी जी हर जगह कैंपेन कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। ऐसा नहीं होता। चुनाव लड़ाने पड़ते हैं और चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की रणनीति बनानी पड़ती है। इसीलिए कुछ जगहों पर बड़े, जैसे आपने एनालिसिस करके बताया कि इतनी महिलाएं, इतने एससी, इतने ओबीसी, इसीलिए कुछ बड़े लोगों के नाम ड्रॉप हो गए, है ना। कुछ बड़े लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, कुछ विवादित चेहरों को ड्रॉप जानबूझ के किया, जैसे परवेश वर्मा को नहीं मिला, साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिला, दिल्ली में विधुड़ी को नहीं मिला। इन तमाम लोगों ने बहुत ही विवादित और ऐसी बयान कहे थे जिसकी वजह से पार्टी की बड़ी भदपीटी थी। हम ही लोगों ने तमाम शोज़ किए थे अलग अलग वक्त पे कि ये किस तरह की बयानबाजी है, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो उन्होंने देर आए सभी दुरुस्त आए, कि जब मौका पड़ा तब उन पर चोट कर दी और उनको सीधे सज़ा दे दी कि अब आप इस लायक नहीं हैं। मैं ये अब तक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल फिर उनको कुछ और मिल जाए तो फिर इसका विश्लेषण कुछ और हो जाएगा, पर आज तक तो कम से कम है कि उनको सज़ा दी गई है। लेकिन इस बीजेपी की लिस्ट में जो मुझे, क्योंकि आज हम 2 दिन के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे जो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट लगता है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पर मैं अपने तमाम प्रबुद्ध साथियों की राय भी जानना चाहूँगा, और वो ये कि इसमें जनरल वीके सिंह का नाम क्यों नहीं है। गाज़ियाबाद की सीट अनाउंस क्यों नहीं की गई? और मैं इसलिए कह रहा हूँ गाज़ियाबाद की सीट, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ नोएडा में रहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नोएडा की सीट पर महेश शर्मा के नाम, जैसे आपने कहा कि उनके नाम की बड़ी चर्चा थी कि वोट का टिकट कट जाएगा, उनको दे दिया। लगी हुई सीट है गाज़ियाबाद की, और हमेशा राय की अगर यहाँ से ब्राह्मण लगता है तो वहाँ से ठाकुर लड़ता है। ये दिल्ली का और नोएडा का शुरू से मामला है। तो जनरल वीके सिंह 10 बार के सांसद हैं, परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ परफॉर्मिंग रहे हैं कि 2 बार 10 साल से है, मतलब 2 बार के सांसद है, माफ़ करिएगा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 2 बार के सांसद हैं। और परफॉर्मिंग मिनिस्टर में इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने ऑपरेशन बचाव कराया है कि निकाला है तो उनको आगे भेजा कि जाओ निकाल के लाओ, जाओ निकाल के लाओ, और वो गए, आगे आए भी और सरकार को डिफेंड भी करते रहे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से बड़े शांत हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो क्या जनरल वीके सिंह का टिकट कटने वाला है क्या? क्योंकि यूपी में आपने बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, ऑलमोस्ट लगभग सबको रिपीट कर दिया है। हो सकता है कि जनरल साहब को भी टिकट मिल जाए, पर अनाउंस क्यों नहीं किया गया, मेरे मन में ये सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज़, मेनका गांधी का नाम नहीं है, वरुण गांधी का नाम नहीं है, दोनों माँ बेटे का नाम नहीं है। एकमात्र यही परिवार है जो दोनों माँ बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं। क्या एक की सज़ा दूसरे को मिलने वाली है, या ये कहा जा रहा है कि एक को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, आपस में तय कर लो? आपने अमेठी अनाउंस कर दिया, लेकिन सुल्तानपुर बगल में है जहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं, उसको अनाउंस नहीं किया। आपने वरुण गांधी का पीलीभीत का टिकट अनाउंस नहीं किया। क्या? क्योंकि वरुण गांधी लगातार बोलते रहे। अगर वरुण गांधी ड्रॉप हो रहे हैं तो आपने क्यों नहीं बताया कि उसके बदले ये लड़ेंगे?
क्या अभी भी कोई इस तरह की बातचीत चल रही है जहाँ पर मेनका और वरुण के बीच में आपस में कोई बीजेपी की लीडरशिप के साथ बातचीत चल रही है? तो ये कुछ, और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अगर पार्टी की इतनी भद पिटाई है पहलवानों के मामले में, तो उनके बदले किसी और को क्यों नहीं दिया गया? उनकी सीट पर कैसरगंज में है मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, कैसरगंज सीट है, तो वहाँ किसी को क्यों नहीं दिया गया? तो ये कुछ 4-5 नाम ऐसे लगते हैं जो बीजेपी की इस बहुचर्चित, मैं स्पेसिफिकली यूपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इनको टिकट नहीं देने पर मन में उहापोह है कि ये क्या हुआ है, क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जैसे साध्वी प्रज्ञा पे की, जैसे प्रवेश वर्मा पे की, क्या इन पर भी कार्रवाई होने वाली है कि आपने इनडिसिप्लिन किया, आपने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया? एक तो ये मेरे को लगता है इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए अपने बीच में। और दूसरा बात ये कि दिल्ली में ही सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? दिल्ली में 5 में से 4 बदल दिया आपने, 7 सीटें हैं, मतलब ऑलरेडी अब गौतम गंभीर का बदलना तय है क्योंकि वो अनाउंस कर चुके हैं। तो अगर 7 में से 5 लोग बदले जा रहे हैं तो आपने ऑलमोस्ट 70% के आसपास, 60% के आसपास कैंडिडेट चेंज कर दिए। मतलब नहीं, अभी एक हंसराज हंस की सीट अनाउंस नहीं की है ना, तो वहां पे हो सकता है कि रिपीट कर सकते हैं। मैं एक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। तो ऐसे में 5 का बदलना तो तय है, तो उस 5 के बदलने में से सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट दिल्ली में क्यों किया गया? क्या कांग्रेस और आप का समझौता बीजेपी को परेशान कर रहा है? क्या इसी वजह से ये इतना बड़ा हुआ? क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसा कि हमने मैथ्स पिछली बार किया था, उसके बावजूद ही बीजेपी आगे थी, तो फिर क्यों बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला? ये कुछ सवाल है जो मन में है और जिसके जवाब मैं चाहूँगा दे बाबा आप दें। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो वो एक आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब आदमी, तो चुनाव क्या है? चुनाव जो है नेताओं के लिए एक परीक्षा है, और परीक्षा में जाने में आप कितना भी पढ़ के जाएं, पूरे साल भर तैयारी करें, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के पहले थोड़ी धुकधुकी रहती है, नर्वसनेस रहती है। तो ये वही नर्वसनेस तो नहीं है कहीं, क्योंकि जो सवाल सुमित ने उठाए वो बहुत वैलिड सवाल है। अब दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में कोई मतलब नहीं था, आप किसी को नहीं बदलते, आप सारी सीट जीतने वाले थे, क्योंकि आपको 50% से ज़्यादा वोट मिला हुआ है, 55% तक वोट गया है दिल्ली में। कोई कांग्रेस और आपको मिला भी देना तो एक आध सीट पर हल्का सा डेंट करने की स्थिति में है, ऐसे स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों के गठबंधन से कोई घबराहट हुई है? क्या इन दोनों के गठबंधन के बाद उनका कोई इंटरनल सर्वे हुआ है जिनमें लगा कि, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश वर्मा का टिकट जो हुआ है, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, वो एक लिगेसी भी है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि लिगेसी भी है, और वो उस क्षेत्र से वो जीत के आते हैं। और तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझा है? इसका मतलब अननोन चेहरे को दिया गया जो सहरावत जी को दिया गया है। हाँ। बिल्कुल नया चेहरा है। और वो अभी फोटो ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले प्रवेश वर्मा ने, उनके साथ सहरावत जी के साथ फोटो। तो सबसे बड़ी बात है, ये इम्तिहान है, इम्तिहान में डर सबको लगता है, कोई भी इस पर चांस लेना नहीं चाहता है। दूसरी बात, आपने एक और बहुत बड़ा नाम आपने आसनसोल से अनाउंस किया, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, बैकफायर कर गया वो। अब वो आसनसोल में बहुत सारे बिहार के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, कलकत्ता में सबसे नज़दीक का वहाँ ओवरनाइट ट्रेन है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। आपको शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ना था, तो आपने सोचा कि एक यंगर भोजपुरी स्टार को दूं, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब उनको कहाँ से लड़ाएंगे? बिहार से लड़ाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार लालू यादव ने भी उनको संपर्क करके कहा कि तुम आरा से लड़ जाओ, तुम बक्सर से लड़ जाओ, जो सीट बोलो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आरजेडी भी पीछे है, आरजेडी का भी खुला ऑफर है उनके लिए। और पत्रकारों ने पूछा भी था कौन सी सीट, जो आपने आरा का नाम लिया उसी नाम से, पवन सिंह के लिए आरा का नाम भी लिया था, आज पत्रकारों ने बात की। तो वो बिहार में वो गाना है ना लिपस्टिक, उन्हीं का वो है। हाँ, तो वो वही है। तो खैर, तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कि आपको यदि चुनाव में उतरते हैं तो आपको एक पुख्ता रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा, सामने वाले को हल्के में नहीं लेना है, और इसीलिए वो सारे चीज़ किए जाते हैं जो कि किए जाने चाहिए। और बीजेपी इस मैन मैनेजमेंट में इसमें काफ़ी माहिर है, और किसी भी चीज़ को वो हल्के में नहीं लेती। इसलिए आपको दिखाई देंगे कि नहीं तो यदि सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि यदि मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। फिर तो आप पुराने वाले को भी लड़ा सकते हैं। फिर
बदलने की क्या जरूरत है, ये भी सवाल उठता है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, एक कोई उनके पास एक रणनीति है, कोई उनके पास अपना फीडबैक सिस्टम है। कहीं पे कहा गया कि यहाँ पे लोग नाराज हैं, कहीं पे कहा गया कि यहाँ पे कार्यकर्ता नाराज हैं। दो तरह की बातें आई हैं, दो तरह की बातें हैं कि यहाँ पे लोग नाराज हैं तो भाई साहब टिकट कट गया, यहाँ पे कार्यकर्ता नाराज हैं तो, और तीसरा होगा कि यहाँ पे नेता जो है शीर्ष नेतृत्व नाराज है। ये तीसरी कैटेगरी हुई ना, ये 3 कैटेगरी का आधार पे उन्होंने किया है। उनका अपना कोई फीडबैक सिस्टम है जो कि जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मैंने कहा ना, जब इस पार्लियामेंट सेशन जब बंद हो रहा था, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे सांसदों को मैं जाके बोलता था, अच्छा है सर 3 महीने बाद मिलते हैं, तो बोलता चुप रहो, अभी मालूम नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं। किसी को भी श्योर नहीं था कि टिकट मिलेगा कि नहीं, सब इसी वहां में थे। लेकिन वहां पे आप काटना चाहते हुए भी शायद नहीं काट पाए, ये आर्गूमेंट भी है। दोनों आर्गूमेंट है, जहाँ काट दिया तो वहाँ पे हम कह दिए कि भाई कमजोर था आपका सिस्टम था, जहाँ पे आप काटना चाह रहे होंगे शायद वहाँ नहीं काट पाए। हालांकि आपने तो कई मिनिस्टर्स को भी खत्म कर दिया ना भाई, कि नहीं मिलेगा टिकट, जाइए। तो ऐसे स्थिति में अब उनके पास, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई सिस्टम के आधार पे तो उन्होंने किया है इस बार। तो बाबा ने और सुमित जी ने बता ही दिया। इसमें एक ही चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की राजनीति विरोधाभासों की राजनीति है। विरोधाभासों की राजनीति इस संदर्भ में है कि जब तक 195 नाम ऐलान नहीं हुए थे, जिसमें आपने कहा कि एक नाम पवन सिंह का, एक दूसरा नाम ये रावत का भी आ गया है, बाराबंकी वाले उपेंद्र रावत। उन्होंने भी कहा है कि जब तक मैं पाक साफ नहीं हो जाता हूं तब तक नहीं लड़ूंगा। तो अब 193 मानकर चलिए, नहीं आया था तब तक कयास कुछ और लगाए जा रहे थे। मसलन लोगों को लगता था कि दिल्ली में मनोज तिवारी का टिकट कट जाएगा, मीनाक्षी लेखी बची रहेंगी, महेश शर्मा का टिकट कट जाएगा क्योंकि उनको तो लोग गो बैक क्षेत्र के ही लोग करते थे। महेंद्र नाथ पांडे तो क्षेत्र में सुबह 10 बजे कह करके अगले दिन 10 बजे पहुंचते हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। पिछले बार चंदौली 15,000 वोट से जीते थे बामुश्किल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, आरोप से मत, बीजेपी में आरोप से महत्वपूर्ण नहीं है। आरोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसको चाहता है। तो कबीर दास का एक दोहा है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो यहाँ पर यही है। जैसे कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जैसे परवेश वर्मा को टिकट नहीं मिला तो लोगों को लगता है कि 2.5 लाख वोट से जीते फिर भी नहीं मिला। रमेश बिधूड़ी को नहीं मिला, चाहे साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिला। तो कहा जा रहा है कि इन लोगों को टिकट इसलिए नहीं मिला कि इन लोगों की जुबान नफरती थी, लेकिन नफरत वाले और जुबान टिकट पा चुके हैं। हर्षवर्धन जी को क्यों नहीं मिला? साक्षी महाराज को मिला, और पता नहीं अनुराग ठाकुर के नाम का भी ऐलान तो नहीं हुआ है। लेकिन जो कहा जा रहा है, तो जिस 2020 चुनाव की बात हो रही है उसमें ये लोग भी थे। बिल्कुल। तो नफरत फैलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही पूरी बात कहिए, आप तो सिर्फ एक चिंगारी लगाते हैं, बाकी तो पेट्रोल लेकर लोग घूम रहे हैं। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये जरूर है, पता नहीं साक्षी महाराज को साध्वी प्रज्ञा को लेकर के एक चीज़ जरूर हुआ कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट न दे करके प्रधानमंत्री ने इस बात को जरूर साबित किया कि मैं मन से माफ़ नहीं किया हूँ। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से महात्मा गांधी पर जो कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और नाथूराम गोडसे ने सही काम किया, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि मन से माफ़ नहीं किए। फिर बाद में उन्होंने हाउस में भी ये बात कही थी, जिसके पास लोकसभा में राजनाथ सिंह को खड़ा होकर के माफ़ी मांगना पड़ा था और कहना पड़ा था कि कोई भी अगर नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहता है तो वो सही नहीं है, हमारी पार्टी उसको नहीं मानती है। ये खैर दूसरा विवाद हो गया। तीसरी बात आती है कि जीत के लिए क्या है पॉइंट। क्या सिर्फ टिकट उनको ही दिया जाता है जो जीत जाएंगे या जीतने की क्षमता रखते हैं? इसमें नेतृत्व का अपना हनक भी दिखाना होता है, क्योंकि राजा राज नहीं करता है, राजा का प्रताप राज करता है। और
जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है और प्रचंड बहुमत के साथ कोई सरकार काम करती है तो उसमें लोकतंत्र तो अपनी जगह है, लेकिन राजा का इशारा ही काफ़ी होता है। वो राजा ये तय करता है कि जिसको सब लोग सोचते हैं कि नहीं ये किसी काम का नहीं है, वो तय कर देता है कि ये सबसे ज़्यादा काम का है। तो महेंद्र पांडे से लेकर के महेश शर्मा तक, या फिर दिल्ली में मनोज तिवारी से लेकर के जिन नामों जो सुरक्षित बच गए, जिन पर सवाल उठ रहा था, सवाल जनरल वीके सिंह पर भी पहले से ही उठ रहा था, अब वो सवाल इसलिए थोड़ा गंभीर हो गया है कि उनको अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहा था इन लोगों पर। अगर उनको भी टिकट मिल गया होता तो होता कि अरे सब लोग तो सोच रहे थे कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तीसरी बात है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी सीधे प्रधानमंत्री की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पे टिकट उन्हीं को मिलता है जिनको कि उन्हें लगता है कि नहीं हाँ ये हम इनको देंगे। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात, कि कहा जा रहा है कि तमाम बड़े चेहरों को टिकट मिल ही गया। वो मिलता ही, ज़्यादातर मिलता, उसमें कोई ये नहीं था। इसलिए भी मिलता कि जो इनके बड़े चेहरे हैं, जो इनके प्रभावशाली मंत्री हैं, वो जो 75 साल की सीमा रेखा है उसको क्रॉस किसी ने नहीं किया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया है। अभी वो 73 साल के हैं, सितंबर में 74 साल के होंगे। और राजनाथ सिंह भी अभी छोटे ही हैं, अमित शाह तो और छोटे हैं। मतलब मेरे कहने का है कि जितने मंत्री हैं वो सब उम्र में 75 से कम हैं, और वो लोग, उन लोगों की अपनी एक बड़ी छवि है। तो बड़ा नाम होने से क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के लोग अपने आप को ज़्यादा जोड़ते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि बीजेपी, आश्चर्य हम लोग इसलिए हुआ कि पहले जो कयास जो हमेशा से होता है कि जो जैसे बाबा ने कहा ना कि उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद आप लोगों से मिलेंगे, तो सबने कहा कि अरे चुप रहो, पता नहीं क्या होगा। तो वही बात है कि सब लोग इसलिए चुप कर रहे थे कि बस एक बार पा जाएं, और वो मिल गया। अब इसके बाद आगे अब फिर क्या है, फिर तो 5 साल बाद सोचेंगे कि चुप रहो। तो एक मुझे दिल्ली के एक नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का था, जो मैं देखता हूँ कि एक ऐसा नेता है, पुराने नेताओं में अगर बात करें, कि जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के राज में थोड़ा उनका धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति से वो बाहर ही चले गए, क्योंकि 2013 में वो फेस थे तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी चुनाव में। भले ही बाद में सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की थी, वो फेस थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, 15 में जो है अचानक से किरण बेदी को बीजेपी ले आती है, और उन्हीं की सीट कृष्णा नगर उनको लड़ने को देती है किरण बेदी को। किरण बेदी हार जाती हैं, उनको फेस हटा देते हैं हर्षवर्धन जी को। फिर बाद में वो कोरोना के बाद वो टाइम पे उनको स्वास्थ्य मंत्री से भी हटाया जाता है। वो फिर तो कुल मिला के इस बार उनको 69 ईयर्स एज है, वो नहीं रहते, जबकि वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड पॉलिटिकली बहुत अच्छा रहा है, लगातार कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जीतते रहे। तो एक नाम मुझे याद आ रहा था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा जो 75 ईयर्स का फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बीजेपी का फिक्स नहीं है, क्योंकि वरना हेमा मालिनी को टिकट नहीं मिलता। मथुरा में अभी उन्होंने 75 साल अपने मनाए थे, तस्वीरें हमने देखी थी। मोदी जी गए थे उनका उनके 75 किसी कार्यक्रम में गए थे जहाँ वो डांस कर रही थी। हेमा मालिनी का नहीं था, कृष्ण का कार्यक्रम पर था जहाँ पर इन्होंने नृत्य किया। अच्छा, हाँ, तो उनको फिर से रिपीट किया गया है। तो जबकि मथुरा में कई नेता हैं बीजेपी के बाद, श्रीकांत शर्मा और इस तरह के नेता हैं जो लोकप्रिय भी हैं मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, जो भी वजह रही होगी बीजेपी की। तो एक जो प्रधानमंत्री भी अगले साल 75 के हो जाएंगे, अभी 24 ना 25 में वो भी 75 के हो जाएंगे। तो और भी जैसे कुछ नामों पे, जैसे सुमित सर भी कह रहे थे कि जो था कि शायद ये कट सकते हैं, तो एक नाम जैसे जगदम्बिका पाल का था, उनकी उम्र 73 थी। तो ये खबरें ऐसी चल रही थी कि शायद वो बहुत उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि उनका टिकट बचेगा। लेकिन मुझे पूरे यूपी का ही अगर आप देखिए तो 51 टिकट बीजेपी ने अनाउंस किए हैं, जिसमें से 46 जो है वो पुराने चेहरे हैं। यूपी के मामले में बीजेपी ने रिस्क लग रहा है नहीं लेने का फैसला किया। उनको लग रहा है कि अगर हम बदलते हैं और वो सब, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जगदम्बिका पाल को ही टिकट नहीं मिलता, भाई पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार के विधायक, एक दिन के मुख्यमंत्री थे, हाँ, और हर तरह से साधन संपन्न व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ने में भी कोई उनको इशू नहीं है। तो अगर यहाँ नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वो दूसरी जगह जाते। तो बीजेपी ने या तो जीरो रिस्क
पे काम किया है कि भैया अंतिम समय मौका क्यों देना, वैसे भी मोदी जी का चेहरा है और राम मंदिर बनाने का वादा पूरा ही हो गया है, तो फिर हम क्यों ही कोई रिस्क लें। तो बेटर है कि जो पुराने लोग हैं उनको रिपीट किया जाए। मेरा सवाल उल्टा है यहाँ पे। हाँ, जब इतना कुछ है फिर भी क्यों नहीं रिस्क ले रहे हैं? अभी तो मौका था रिस्क लेने का, मंदिर भी हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, हम बात उसमें बाबा ये भी है कि क्या फर्क पड़ता है बाबा, अगर कोई सांसद हो भी जाता है तो क्या आप प्राइवेट, आप बाबा आप तो संसद में रहते हैं, प्राइवेट में बात करते होंगे, जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के सांसद थे आज वो बीजेपी के सांसद हैं, जरा अकेले में आप उनसे पूछिए उनकी क्या, कितनी उनकी वो है, कितना काम करा पाते होंगे, कितना वो उनकी पकड़ दकड़ है पार्टी के अंदर। तो लेकिन ठीक है, उनको पता है आज वो कांग्रेस का टाइम नहीं है, तो वो सांसद का तमगा लगा के रखना है, तो है वो, तो फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। हर्षवर्धन वाली बात आपने बहुत सही, उसका मैं बताना चाह रहा था। हर्षवर्धन को टिकट क्यों नहीं मिला, पार्टी ने तो कोई उस पर सफाई नहीं दी है या कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा है कि क्यों नहीं दिया, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कहें उनकी दो छवियां हैं। पहली छवि है कि वह एक ईमानदार राजनेता हैं, साफ सुथरे हैं, अपना चुनाव चाहे विधानसभा का रहा हो या लोकसभा का जीत कर आते हैं। लेकिन दूसरी छवि इसके उलट है कि मंत्री के रूप में वो अकर्मण्य रहे हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे, उसमें भी उनकी कोई भूमिका नहीं रही, और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिस समय कोरोना था उस समय जो एक्टिव उनको होना चाहिए था वो एक्टिव बिल्कुल नहीं दिखे। और एक बात और, उस समय जो खबरें आती थीं उसमें ये था कि वो खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन थे, जबकि उनको उतना नहीं होना चाहिए था। हेल्थ मिनिस्ट्री अगर सेचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इसीलिए वो बाद में हटाए गए। और मनसुख मांडविया जो कि उस समय केमिकल मिनिस्टर थे और बाकी जो जो लॉजिस्टिक्स वगैरह का कुछ काम उम किया उसको बाद में बनाए। कारण और चाहे जो भी हो, मैं वो बात सिर्फ कर रहा हूँ जो सामने दिख रहा है। हर्षवर्धन भले आदमी थे, लेकिन मंत्री के रूप में जो एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए वो उनका नहीं दिखता था। इसमें एक बात देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, ये भी मीडिया का परसेप्शन हाँ, कि मुझे लगता है कि हर्षवर्धन ने कोविड के समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जितनी भी मदद उनसे मांगी गई, मुझे लगता है आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कोशिश की, जितना वो शायद कर सकते थे। आई डोंट नो, अभिजीत जी की बात में भी सच्चाई हो सकती है, लेकिन जितना हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया कि एक ऐसा मिनिस्टर था ना जिसको उठा के आप फ़ोन कर सकते थे, मैंने एक्सेस जो होता है ना, वो एक्सेस था उनके पास, उनके स्टाफ के पास कोई था जो वहाँ पे उन्होंने बैठा रखा था जिसको आप फ़ोन कर सकते थे। कितना हो पाया नहीं हो पाया वो बात का विषय है। देखिए, जैसे अभी 3 लोगों ने ही बोला और तीनों में एक ही आदमी को लेकर अलग अलग परसेप्शन है, उसी तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये होता है कि आप भले ही जीते किसी के नाम पे, लेकिन वहाँ पे सर्वे होता है, सर्वे में अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, भले ही आपने गलत काम किया लेकिन मिल जाता है। कई बार होता है कि आप रिपोर्ट अच्छी नहीं है लेकिन आप चाहते किसी का तो आपको टिकट मिल जाता है। इन सब नामों में जो आपने नाम लिया उसमें 2-3 नाम जो मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक तो आसनसोल वाला सबको नाम पता ही है, पवन सिंह वाला। दूसरा गुना से केपी यादव को टिकट काटा गया जिसने ज्योतिराज सिंधिया को हराया। तो यहाँ पे फिर वापस परिवारवाद आरोप नहीं लगेगा क्या भाजपा पे, एक सवाल ये भी है। दूसरा, आप लोगों ने बोल ही दिया कि प्रज्ञा साध्वी का टिकट कट गया। एक नाम है कि मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, उनके बेटे को टिकट मिल रहा है, ये भी एक परिवारवाद की नई शुरुआत है श्रीवस्ती से। AK एंटनी साहब के बेटे को टिकट दिया गया, वहाँ पे हालांकि विवाद शुरू हो गया है बीजेपी नेता ने। राजीव चंद्रशेखरन को आपने टिकट दिया तो अब हैवीवेट का मुकाबला हैवीवेट से होगा, त्रिवेंद्रपुरम से। हाँ, लेकिन कर्नाटक भेज के वहाँ क्यों भेजे, वो भी एक सवाल है। और सुरेश गोपीनाथ जिसका आप हमेशा बहुत बार जिक्र किए, उनकी बेटी की शादी में गया और उनको टिकट मिल गया। सवाल ये कुछ नाम थे, सवाल ये है इस लिस्ट के आने के बाद क्या भगदड़ होगी, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि सपा में आने वालों की लाइन बढ़ गई है बसपा और बीजेपी से। क्या आने वाले दिनों में एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे मैं, जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे उसमें सुमित सर ने 1-2 खबरें बताई थी, अब वो मैं ऑन एयर जो है मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी 6 टिकट काट देगी, मतलब 6 कैंडिडेट रिपीट नहीं होंगे। तो अभी तो जो लिस्ट आई है एक ही का रिपीट हुआ, वो सही है। फिर उन्होंने सुरेश गोपी का नाम लिया था कि उनके टिकट मिलने के चांसेस, तो 2 की तो मुझे तो 2 याद आ रही है। तो मैं आपने याद दिला दिया, मैंने उस पिछले वीडियो में अक्षय कुमार का नाम लिया था। मैं अभी भी अक्षय कुमार पे कायम हूँ कि दिल्ली की 2 सीट बाकी है।
अगर दिल्ली में एक नाम और मेरे पास जानकारी है जो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ यहाँ पर, अगर हाँ, क्योंकि वो पूरी अधकचरी खबर है, पूरा नहीं है मेरे पास। अगर दिल्ली में किसी वजह से अक्षय कुमार का टिकट नहीं हो पाता है, हालांकि मुझे लगता है अभी भी कि 70% चांसेस दिल्ली में है, तो वो पंजाब भी जा सकते हैं। नहीं सर, वो आपकी बात में मैं जोड़ दूं, उसमें ईस्ट दिल्ली की बात चल रही है, लेकिन बीजेपी ने बोला है कि हम ईस्ट दिल्ली से नहीं अमृतसर से देंगे। कल मुझे पता चला कि अमृतसर सीट उनको ऑफर की गई, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए। गुरदासपुर तो नहीं, सिर्फ अमृतसर की बात है। गुरदासपुर से युवराज सिंह का वो डिनायल आ गया है। मैंने वो छोड़ा था तो लगता है बात वहां तक पहुंच गई, तो उन्होंने आ गया। ईस्ट दिल्ली में एक कोई बहुत बड़ा चेहरा भी आ सकता है सरप्राइज के तौर पर, उस पर नाम चल रहा है, काम चल रहा है। बड़ा मतलब जनता के बीच में भले ही बड़ा ना हो, लेकिन पार्टी के बीच में पॉलिटिकल आदमी है, पार्टी के बीच में बड़ा नाम है, उस पर बातचीत चल रही है। पिछली बार भी दिया गौतम गंभीर साहब को, तो आरोप हमेशा लगते रहे कि भाई वो उनकी क्रिकेट में कमिटमेंट ज़्यादा दिख रहा था, वो नहीं रहते थे। हालांकि वो साहब को मानते नहीं थे, उनको कहना था मैं काम कर रहा हूँ फील्ड पे। अब फिर अगर बड़े बड़े स्टार आ जाएंगे, फिर उनके साथ वही टाइम की दिक्कत रहेगी। बड़े स्टार्स के साथ भी उनका अपना पर्सनल पूरा छोड़ के तो राजनीति में आ नहीं रहे हैं, तो वो एक दिक्कत तो रहेगी फिर। नहीं, तो इस पे डिपेंड करता है पुण्येंदु। जैसे फॉर एग्जांपल जब शत्रुघ्न सिन्हा आए थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था ना, और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की लिस्ट में मैं तो गिनता हूँ, मैं बाकी कोई गिने ना गिने। हाँ, वो दिमाग से पॉलिटिकल आदमी। और दिक्कत ये है कि वो हारते हैं फिर भी भागते नहीं है। नहीं तो जितना फिल्मी है ना, एक चुनाव हारेगा भाग जाएगा, वो हारते हैं लेकिन फिर भी लड़े रहते, डटे रहते। ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे सुनील दत्त साहब थे, कांग्रेस में लगे रहे थे। अगर मैं उत्तर की बात करना, साउथ में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए, MGR, NTR, जयललिता, सब कुछ छोड़ के आए ना। और जैसे हेमा मालिनी लगी हुई, जया बच्चन लगी हुई हैं, गोविंदा नहीं लगे, आगे चले गए, धर्मेंद्र आगे चले गए, सनी देओल के बारे में उल्टी खबरें आती हैं। तो ये तरह तरह की बात है। तो आपका कमिटमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। नवजोत सिद्धू लग गए, है ना, वो तो सुपरस्टार थे भाई जमाने के, और लगे हैं यहाँ वहाँ दाएं बाएं। अभी भी उनका नाम चलता है कि आज चला जाएगा पंजाब से छोड़ के कांग्रेस में। वो आगे उनको प्रियंका गांधी को उनसे मिलना पड़ा बुला के, ऐसा ना हो कि छोड़ के चले जाए। और उसका फोटो ट्वीट कर देता है, उसको स्पेसिफाई किया गया। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं ऐसी, तो वो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ कितना कमिटेड है। आपने सवाल क्या पूछा था बच्चों? नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो आप टिकट काट, कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं और कुछ का टिकट काट देते हैं। अब KP यादव आपकी जमीनी कार्यकर्ता थे, आपने उनको जिताया, इस बार उनको आपने आउट कर दिया, उनका क्या भविष्य होगा? हम लोग यहाँ दीपेंद्र मिश्रा को हम लोग आपने कैफे में बैठ के कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। जो आदमी टिकट बांट रहा होता है ना, उसके पास फीडबैक होता है, सिस्टम होता है। आप KP यादव कोई जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं थे, वो कांग्रेसी थे। रावण को मारने के लिए विभीषण को आगे खड़ा कर देने जैसा मामला था। तो कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य, इसलिए KP यादव को बीजेपी ने लड़ा दिया और वो उसका मैंने क्लिक कर गया और KP यादव ने उनको धूल चटा दी। लेकिन इससे वहाँ पे इनका सिंधिया का असर कम नहीं हो जाता है। बीजेपी सिंधिया के जरिए मेरा सवाल ये है कि क्या अब कांग्रेस को KP यादव को अपने हिस्से में लेके वोट टिकट देना चाहिए? क्या वापस KP यादव वर्सेस सिंधिया होना चाहिए गुना? अब नहीं, ये तो कांग्रेस के लोगों को ये सोचना होगा कि क्या KP यादव कांग्रेस के खाते में आकर के वो काम कर सकते हैं जो बीजेपी में जाकर कर सके थे। आ नहीं रहे सर, वो बताइए। हाँ, वो KP यादव के ऊपर डिपेंड करता है, वो आना चाहेंगे कि नहीं आना उनको सिंधिया की जो 2 साल का टेन्योर बचा राज्यसभा का, उनको कहा गया कि आपको एकोमोडेट इसमें करेंगे 2 साल, उसके बाद फिर आपको कोई दूसरा पद देंगे, तो वो आएंगे नहीं अभी। तो ये भी इंटरेस्टिंग इनपुट है। तो जहां तक रही, जैसे आपने एक लिस्ट को आप कैसे देखते हैं इस लिस्ट? मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, बीजेपी को सेफ खेली है एक लाइन में। जितना रिस्क लेना चाहिए था, जो कैलकुलेशन थे, वैसा रिस्क स्पेशली यूपी में क्यों नहीं लिया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब यूपी में इतना बड़ा मोमेंटम बना था और बहुत से चेहरों को लेके बहुत सी बातें थी, हमने कुछ चेहरों पे नाम भी किया, मैं उसको जानबूझ के रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब नेता अपने इस तरीक़ा को देखते हैं और फिर वो व्यू बना लेते हैं कि आप लोग तो इस तरीके से बातें करते हैं। ओवरऑल आप देखिए तो कहाँ इन्होंने रिस्क लिया, ऐसा कहाँ? दिल्ली में लिया ना, सबसे बड़ा रिस्क दिल्ली में लिया। 7 में से 5 को बदल रहे हैं ऑलमोस्ट। दिल्ली में रिस्क लिया ना आप कैसे? बाकी मध्य प्रदेश में जैसे उन्होंने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। गणेश सिंह सांसद थे, उनको विधानसभा लड़ाया, विधानसभा हार गए। 230 में से 165 लोग जीते, उसमें भी गणेश सिंह हार गए और बड़े कद्दावर नेता अपने इलाके के, उनको अब लोकसभा में फिर लड़ा दिया है। तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा में हारा और फिर उसको लोकसभा लड़ने को बोल दिया गया, क्योंकि गणेश सिंह का उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिला वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल महेंद्र नाथ पांडे का रिप्लेसमेंट नहीं मिला। हाँ, ऐसे बहुत से चेहरे हैं यूपी की लिस्ट में जहाँ पर बीजेपी को उससे मजबूत नेता नहीं दिखा। अब ये सर मुझे जो लग रहा है, जो दिल्ली में बदलाव एक कयासी है, हम लोग कुछ जानते नहीं उस क्या अंदर की बात होगी, कि जहाँ पे
विपक्ष गठबंधन क्लियर करके लड़ रहा है, वहाँ इन्होंने ज़्यादा सतर्कता बरती है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का उस तरह से स्पष्ट जो है भी, वो कांग्रेस और इनका सपा का है, दोनों का मिल करके भी उतनी ताकत नहीं आती। अगर बसपा भी होती तब शायद हमें कोई दूसरी तस्वीर देखने को मिलती। बाबा एक चीज जोड़ दीजिए इसमें, एक उड़ती खबर ये भी कि बसपा का क्या अलायंस हो सकता है बाय एनी चांस। 9 तारीख की डेट बताई जा रही है अभी तो एक तो ये कि अलायंस नहीं हुआ, और जानबूझ के सपा ने ना 16 के बाद लिस्ट ही नहीं निकाली है कि कैंडिडेट ना उतारें, तो अगर कभी भी एकोमोडेट करना पड़े तो हम एकोमोडेट कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस जो है ना, हमेशा से अंदर खाने जो है ना, ये एक खिड़की जो है खोल के रखा है बीएसपी के लिए। आप देखिए तो गाहे बगाहे वो बात सामने आ जाती है जब कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। और खड़गे साहब का पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि कम से कम दलित वोट में ना अलग थलग ना पड़े, तो इसलिए उनके तरफ से ये ज़्यादा कोशिश हो रही है कि किसी तरह इसको एकोमोडेट किया जाए, मायावती को या फिर बीएसपी को। देखते हैं क्या रुख होता है वहाँ पे। लेकिन दूसरी बात जो दिल्ली की बात हो रही थी ना, लेकिन दिल्ली में नॉन सीरियस तो 2 लोग थे ना पहले से ही। आप देखिए गौतम गंभीर और हंसराज, तो 2 नॉन सीरियस लोग थे जो कि जिनका टिकट कट सकता था उनका कट। 2 आपके सीरियस लोग थे, उनका टिकट भी आपने काट दिया। रामवीर विदुरी का काट दिया और प्रवेश मीनाक्षी वो नहीं, वो सब तो हम चाहते हैं। इसमें एक चीज बता दीजिए, हर्षवर्धन का भी टिकट। सुमित सर ने बाकी ने बोला कि एक मैसेजिंग देने की कोशिश हुई ना, भाई विदुड़ू क्यों काटा, क्योंकि उसने मुल्ला बोला, सदन में बोला, आपने उनका काटा। जैसे विचित सर ने बोला क्या अनुराग ठाकुर का भी कटेगा क्योंकि उन्होंने भाषण दिया था, उनका भी कटेगा लगता है। साक्षी महाराज का कहाँ कटा? साक्षी महाराज का कहाँ कटा? तो आपका अब उत्तर आपके सामने है। वो सुविधा के अनुसार हाँ देखा गया है कि कहाँ पे हमारे पास कैसा रिप्लेसमेंट है और हम यहाँ पे इस कैंडिडेट को लाएंगे तो इससे क्या मैसेजिंग होगी। वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। मतलब वो जो है ना, आप कंप्यूटर में डाल के कुछ पापा इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ठीक है आप आगे चुन के फिर जो सर्वे कराती हैं पार्टियां उसमें फीडबैक पे भी थे। प्रज्ञा सिंह का फीडबैक हो सकता है अच्छा ना रहा हो, क्योंकि वो कई बार वो था व्हील चेयर पे चलती थी, बीमार रहती थी, हो सकता है वो सक्रियता नहीं रही हो, कार्यकर्ता वहाँ पे बहुत खुश ना हो, तो ये भी फैक्टर होता है। एक नाम मैं और जुआ खेल रहा हूँ बस कंप्लीट करते हैं। दिल्ली की जो दूसरी सीट है हंसराज हंस वाली, जो रिजर्व सीट है, क्या उत्तर पूर्वी क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, नाम का सीट का नाम भूल जाता हूँ, जो रिजर्व सीट है, रिजर्व कैंडिडेट के एक नाम है रिटायर्ड IRS अधिकारी प्रीता हरित, उनके नाम पर विचार चल रहा है। प्रीता हरित के बारे में बताऊं तो 19 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे आगरा में लड़ा था। आगरा की सीट भी शायद, आगरा भी रिजर्व सीट है। प्रीता हरित ने उसके पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, छोड़ा था। 2013 से 16 या 14 से 17 के बीच में जो सिविल सर्वेंट्स का जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो ग्रुप है ना एक, हाँ, उसकी वो अध्यक्ष रही हैं। और यंग महिला हैं, बड़ी डायनेमिक महिला बार उनके बारे में कहा जाता है। और करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो ऑफिशियली बीजेपी में आ चुकी हैं। दलित चेहरा है। अगर उदित राज वहाँ से आते हैं, जो कि आपने नाम लिया, तो मैं प्रीता हरित का नाम बता रहा हूँ कि बीजेपी उनके नाम पे सीरियसली विचार कर रही है। महिला भी हैं, दलित भी हैं, और उसी एसोसिएशन की वो भी अध्यक्ष रही हैं जिस एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रहे। तो इसी सीट पे मैं एक नाम जो मुझे बताया गया वो दुष्यंत गौतम का है, जो भाजपा के नेता हैं, उनकी बात भी चल रही है कि हो सकता है। तो रही बात आज भाजपा के गेस्ट लिस्ट की, जो भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, अभी कांग्रेस ने लिस्ट नहीं दी, अभी तक उसकी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 7 को मीटिंग है, 7 तारीख को 6 बजे मीटिंग है, और उससे पहले बीजेपी की दूसरी CEC की मीटिंग है 6 तारीख को। तो अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि डेट्स भी आने वाली हैं। अभी सर पता नहीं 12 तारीख को 12 को आने वाली, 12 को पक्का नहीं है भाई साहब। 12 को कहा जा रहा है क्योंकि सबके ना प्रोग्राम उस ढंग से रीशेड्यूल किए गए। 12 के बाद भी प्रोग्राम थे, उनको जल्दी से अंदर लाया गया 12 के पहले। ठीक है, तो 12 को लिस्ट आ जाएगी, तो फिर 12 को फिर मिलेंगे ही, हम रोज मिलेंगे। 12 को चुनाव की घोषणा की बात कर रहे हैं। तब तक लिस्ट कांग्रेस और भाजपा की एक ना एक तो लिस्ट फिर से आ ही जाएगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।